ओके, सो लास्ट लेक्चर हम लोग ने ज्योग्राफी का जो लास्ट चैप्टर था, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, उसको स्टार्ट किया था। राइट, अभी हम लोग को कम्युनिकेशन कंप्लीट करना है। टूरिज्म ट्रांसपोर्ट हो गया, थोड़ा उसको रिवाइज करते हैं हम लोग ने क्या क्या देखा था। पहले टूरिज्म में हम लोग ने देखा था कि, वेट अ मिनट, टूरिज्म ने हम लोग में देखा था कि कहाँ पे कितने टूरिस्ट आते हैं। तो पहले हम लोग ने देखा ब्राजील जो है, वहाँ पे टूरिस्ट कम आते हैं, और इंडिया में जो टूरिस्ट है उनके नंबर्स, इंटरनेशनल टूरिस्ट के नंबर इंडिया में ज़्यादा है रिसेंट टाइम्स में, और ब्राज़ील में कम है। लेकिन हम लोग को और एक ग्राफ दिया गया था जिसमें हम लोग ने देखा कि इंडिया में जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन टूरिज्म में काम कर रही है वो ब्राज़ील से ज़्यादा है। और हम लोग ने ये भी देखा कि ब्राज़ील का 8% मतलब अराउंड 1.5 करोड़ होता है। इंडिया का 9%, 1% ही ज़्यादा है ब्राज़ील से, लेकिन इंडिया का 9% कितना होगा, अराउंड 11 करोड़ होगा, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है। इसका मतलब टूरिज्म में इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं। लेकिन जीडीपी को जो कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, जीडीपी में जो मनी जनरेट हो रहा है, वो कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, इंडिया में कम है और ब्राज़ील में ज़्यादा है। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि ब्राज़ील में टूरिस्ट ज़्यादा जाते नहीं है। ब्राज़ील में इंडिया से रिलेटिवली टूरिस्ट कम जाते हैं, और वहाँ पे टूरिज्म सेक्टर में कम लोग एम्प्लॉयड है, कम लोग काम करते हैं, फिर भी वहाँ पे जीडीपी जो है वो टूरिज्म से ज़्यादा जनरेट हो रहा है। फिर हम लोग ने देखा था ब्राज़ील में टूरिज्म जो है वो कौन से रीजंस के वजह से ज़्यादा ग्रो हुआ है। तो उसमें हम लोग ने देखा था वहाँ पे क्लीन बीचेस है, वाइट सैंड है, अट्रैक्टिव सी कोस्ट है, अलग अलग आइलैंड्स है। उसके बाद में अमेज़न का फॉरेस्ट है, वहाँ पे वेरियस बर्ड्स एंड वेरियस स्पीशीज ऑफ एनिमल्स है। तो ये सारे रीजंस के वजह से ब्राज़ील में जो है बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं। कुछ पिक्चर्स हम लोग ने देखे थे, जैसे कि ये बीच हो गया, आइलैंड हो गया, दिस इज अमेज़न फॉरेस्ट, राइट, डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स। इसके वजह से ब्राज़ील में टूरिज्म अच्छा होता है। और 3 मैंने सिटीज़ का नाम बताया था, ये 3 सिटीज़ में ज़्यादा टूरिस्ट आता है। पहले मैंने आपको बताया था कैपिटल सिटी ऑफ ब्राज़ीलिया, देन रियो डी जनेरो एंड देन साओ पाउलो। ये 3 सिटीज़ में, 3 स्टेट भी है ये, लेकिन स्टेट में जो सिटी है साओ पाउलो और रियो डी जनेरो, वहाँ पे टूरिज्म ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे विजिट करते हैं। तो हम लोग ने पहले ब्राज़ीलिया के, रियो डी जनेरो के और साओ पाउलो के इमेजेस देखे थे, वो सिटी के अंदर के इमेजेस देखे थे। दिस इज फ्रॉम ब्राज़ीलिया। ये पार्लियामेंट है, ब्राज़ील का पार्लियामेंट। ये भी पार्लियामेंट है, लेकिन थोड़ा दूर से पिक्चर है। तो आपको ये यहाँ पे ब्रिज दिखेंगे अलग, किस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया गया है वो दिखेगा। दिस आर सम ब्रिज एंड म्यूजियम। तो ये सब ब्राज़ीलिया में हम लोग को देखने को मिलता है। सिमिलरली रियो डी जनेरो में भी हम लोग को अट्रैक्टिव सी कोस्ट, वाइट सैंडी बीचेस, ये सब देखने को मिलता है। वहाँ पे वन ऑफ द टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड, क्रिस द रिडीमर, तो वो भी देखने को मिलता है। वहाँ पे अलग अलग मॉन्यूमेंट्स है, आइलैंड्स, आइलैंड्स है वहाँ पे नज़दीक, तो बोट से वहाँ पे आइलैंड्स पे जाते हैं लोग। तो ये हो गया रियो डी जनेरो की इमेज। फिर हम लोग ने देखा था साओ पाउलो में भी अलग अलग, ये हो गया एक चर्च है वहाँ पे, कोई मॉन्यूमेंट है फेमस। ये बिल्डिंग भी वहाँ पे बहुत फेमस है बिकॉज ऑफ इट्स शेप। ये म्यूजियम है एक जो वहाँ पे फेमस है। सो ये सब जगह जो है वो साओ पाउलो में फेमस है। तो ऐसे हम लोग ने देखा था ब्राज़ील में जो है वो अलग अलग जगहों पे टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ गया है, टूरिज्म अच्छा हो रहा है। हम लोग ने देखा था कि इको टूरिज्म करके एक टर्म होता है। इको टूरिज्म मतलब क्या, इकोलॉजी से रिलेटेड। इकोलॉजी मतलब जो भी नेचर है, जैसे कि एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, कोई सीन है, तो ये सब चीज़ों को देखने के लिए अगर कोई टूरिज्म हो रहा है, अगर टूरिस्ट अलग जगहों पे जा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इको टूरिज्म। तो ब्राज़ील में जो है ये इको टूरिज्म है वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है। इवन आप लोग देख सकते हो कि ब्राज़ील में फुटबॉल बहुत खेला जाता है। तो स्पोर्ट्स टूरिज्म हम लोग ने पढ़ा था, तो स्पोर्ट्स टूरिज्म में भी ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। सिमिलरली हम लोग ने बाद में देखा था इंडिया में कैसा टूरिज्म हो रहा है। उसमें हम लोग ने देखा था कि इंडिया में 2010 से जो है टूरिस्ट के नंबर्स बढ़ गए, लेकिन अभी तक जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम है। यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है, अलग अलग हेरिटेज साइट देखने को मिलता है, हम लोग को अलग अलग एडवेंचरस साइट देखने को मिलता है, जैसे कि हिमालयाज हो गया, या फिर इंडियन डेजर्ट हो गया,
यहाँ पे अलग अलग कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं, यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कल्चर होता है। हेल्थ टूरिज्म भी होता है, मैंने हेल्थ टूरिज्म भी आपको हिस्ट्री में एक्सप्लेन किया था, क्योंकि इंडिया में जो हेल्थ के फैसिलिटीज़ है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो भी लोग हैं उनको चीप लगते हैं, इसके लिए वो यहाँ पे आके सस्ते में अपना जो भी हेल्थ का इशू है उसको सॉल्व कर सकते हैं। और इंडिया में भी हम लोग ने देखा था बहुत सारे इको टूरिज्म के वजह से बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, अलग अलग प्लांट्स एनिमल्स ये सब को देखने भी टूरिस्ट आते हैं। तो दोनों जगहों पे इको टूरिज्म अच्छे से ग्रो हो रहा है। इंडिया में अलग अलग हेरिटेज साइट्स है जिसके पिक्चर्स मैंने आपको ऑलरेडी हिस्ट्री के 3rd चैप्टर में दिखाए थे, इसके लिए मैं यहाँ पे उनको फिर से नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको पता होगा कि कहाँ कहाँ पे अलग अलग साइट्स है। जैसे कि यहाँ पे कुछ भी देख सकते हो, नंदा देवी नेशनल पार्क, कांचनजोंगा नेशनल पार्क, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, रानी की वाव, इनके सबके पिक्चर, बोध गया, सबके पिक्चर मैंने आपको ऑलरेडी दिखाए। तो ये सब जो हेरिटेज साइट्स है इंडिया में, बहुत सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में, और इसके वजह से इंडिया में जो टूरिज्म है वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है। ये कुछ साउथ की साइड जैसे कि हम्पी, वेस्टर्न घाट्स, या फिर महाबलीपुरम, चोला टेम्पल्स, ये सब जगह जो है, अजंता एलोरा केव्स, ये बहुत फेमस जगह है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। यूनेस्को ने इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया, तो इसके लिए इनको देखने के लिए अलग अलग जगह से टूरिस्ट इंडिया में आते हैं। फिर हम लोग ने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में देखा था। ट्रांसपोर्ट में हम लोग ने देखा था दोनों जगहों पे, ब्राजील एंड इंडिया, सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रांसपोर्टेशन का, वेट अ मिनट, सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रांसपोर्टेशन का रूट है वो है रोडवेज। रोडवेज मतलब रास्ता जो होता है हमारा, रोड, उससे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता है। ब्राज़ील में मोर देन हाफ ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है? रोडवेज से ही होता है। ठीक है। फिर हम लोग ने देखा था कि ब्राज़ील में ये वाला जो नॉर्थ पार्ट है और यहाँ पे जो वेस्टर्न पार्ट है, ये जगहों पे ज़्यादा रोडवेज या फिर रेलवेज का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कहाँ पे हुआ है? इन साउथ एंड साउथ ईस्ट रीजन। क्यों? क्योंकि ये रीजन में बहुत ज़्यादा लोगों का पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा ये रीजन में सेटल डाउन है। इसके लिए रोडवेज जो है, रेलवेज जो है, ये सब साउथ ईस्ट रीजन में ज़्यादा देखने को मिलते हैं ब्राज़ील में। जो मेन हाईवे है जिसको मेजर हाईवे बोला जाता है वो नॉर्थ पार्ट में है, लेकिन वो क्यों दिया गया है? क्योंकि नॉर्थ पार्ट को साउथ से कनेक्ट किया जाए। जैसे कि अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ब्राज़ीलिया से स्टार्ट होता है, फिर उसका एक पार्ट जो है वो मनाउस में जाता है, और दूसरा जो है वो क्रूजेरो दो सुल में जाता है। तो ये मेन हाईवे है, लेकिन जो भी बाकी के जो रोड्स है जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होते हैं ट्रैवलिंग के लिए, वो कौन से रीजन में? साउथ ईस्ट रीजन में ब्राज़ील में देखने को मिलते हैं। इवन रेलवेज भी वही रीजन में देखने को मिलती है। वाटरवेज जो है वो हम लोग ने देखा था कि ब्राज़ील के बाहर पेरू में एक जगह है इक्विटोस, वहाँ से लेके अमेज़न रिवर का जो माउथ है, मतलब जहाँ पे अमेज़न रिवर सी को मिलती है, वहाँ तक अराउंड 3700 किलोमीटर का वाटरवे है, लेकिन उसको कमर्शियल बेसिस पे यूज़ किया जाता है। कमर्शियल बेसिस का मतलब क्या होता है? मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और जो भी अलग-अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए वहाँ पे वो कमर्शियल बेसिस पे यूज़ किया जाता है। ज़्यादा नॉर्मल जो लोग होते हैं, पब्लिक होती है, वो ज़्यादा वाटरवेज़ का यूज़ नहीं करती है। तो ये हम लोग को याद रखना है। पिक्चर मैंने बताया था वाटरवेज का। ये पराना रिवर जो है साउथ में, वहाँ पे भी कमर्शियल बेसिस में क्या होता है? ब्राज़ील में ट्रैवलिंग होता है कमर्शियल बेसिस पे वाटरवेज में। ठीक है। फिर हम लोग ने ब्राज़ील में देखा था कि जो रेलवेज है वो इंडिया के कंपैरेटिवली ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। अलग-अलग टूरिस्ट स्पॉट से कनेक्टेड है रेलवे, लेकिन फिर भी ज़्यादा उनका यूज़ नहीं होता है। जितना यूज़ इंडिया में होता है उतना रेलवे का यूज़ ब्राज़ील में नहीं होता है। इवन एविएशन या फिर हम लोग एयरवेज बोल सकते हैं, उसका भी इंटरनल यूज़ ब्राज़ील में नहीं होता है। इंटरनल मतलब अगर मुझे ब्राज़ीलिया से रियो डी जनेरो जाना है, साओ पाउलो जाना है, तो वो रीजन में एयरवेज का यूज़ ज़्यादा नहीं होता है। उसका मैंने आपको रीज़न भी बताया था। क्या रीज़न बताया था? कि ब्राज़ील में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहाँ पे रहते हैं? ये एरिया में रहते हैं, राइट? तो कंट्री बहुत बड़ी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे मनाउस जाना है और मैं साओ पाउलो रह रहा हूँ, तो बहुत बड़ा डिस्टेंस है। लेकिन मनाउस में ज़्यादा पॉपुलेशन सेटल डाउन नहीं है, राइट? या फिर मुझे अगर नॉर्थ में कहीं पे भी जाना होगा, जैसे कि यहाँ पे पोर्टो वेलो है, बोआ विस्टा है, ये सब जगहों पे पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है। तो अगर वहाँ पे जाना है तो एयरवे का यूज़ होगा, लेकिन एयरवे का यूज़ ज़्यादा नहीं होता है। एरोप्लेन्स का यूज़ ज़्यादा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा यही सर्कल में, साउथ ईस्ट में।
तो लोग कैसे ट्रैवल करेंगे? ब्राजीलिया से साओ पाउलो जाएंगे, सैंटोस जाएंगे, रियो de जनेरो जाएंगे। तो यही जगहों पे ट्रैवलिंग ज्यादा होता है। और ये डिस्टेंस जो है वो इतना ज्यादा नहीं है कि एयरपोर्ट यूज करे लोग। इसके लिए लोग क्या करते हैं, रेलवेज या फिर रोडवेज को यूज करते हैं। इसके लिए एरोप्लेन जो है या फिर एयरपोर्ट जो है वो ब्राजील में है, लेकिन वो इंटरनेशनल यूज के लिए ज्यादातर यूज होता है, ब्राजील से बाहर जाने के लिए और ब्राजील के अंदर आने के लिए। लेकिन इंटरनल उनका यूज बहुत कम होता है, इंडिया से कंपैरिजन में कम होता है। फिर हम लोग ने इंडिया में देखा था, इंडिया में भी रोडवेज को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अराउंड 85% ऑफ पैसेंजर जो है, पैसेंजर मतलब पब्लिक, हम लोग रोडवेज का यूज करते हैं। और 70% जो लोग हैं, 70% जो फ्रेट ट्रैफिक है, फ्रेट ट्रैफिक मतलब मैंने क्या बोला था, जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा कमर्शियल बेसिस के ऊपर, अलग अलग प्रोडक्ट्स अलग अलग चीजों को एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाते हैं, उसको फ्रेट ट्रैफिक बोलते हैं। उसके लिए भी 70% रोडवेज का इंडिया में यूज होता है। लेकिन इनके साथ साथ इंडिया में जो वाटरवेज है या फिर रेलवेज है या फिर जो एयरवेज है, एरोप्लेन्स है, उनका भी यूज इंटरनली हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने आगे देखा था कि इंडिया में देखो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवेज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन हमारी इकोनॉमी के लिए भी रेलवेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत ज्यादा लोग रेलवे से ट्रैवल करते हैं। इवन हमारे यहाँ पे जो भी वाटरवेज है उसमें भी हम लोग देखते हैं कि 1% ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो यूज होता है। लेकिन जो हमारे यहाँ पे आइलैंड्स है जैसे कि अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, वहां पे अगर जाना है हम लोग को तो ज्यादा से ज्यादा वाटरवे यूज करना पड़ता है। इवन जो ट्रेड होता है, फॉरेन ट्रेड मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, उसके लिए 95% किसका यूज किया जाता है, वाटरवेज का ही यूज किया जाता है। तो इंडिया में वाटरवेज भी अच्छा चल रहा है। और हम लोग ने देखा था कंपेयर टू ब्राजील, इंडिया में एयरवेज भी जो है उनका यूज ज्यादा होता है, क्योंकि इंडिया का जो कंट्री का जो लैंड है वो बहुत बड़ा है, ब्राजील जितना बड़ा नहीं है लेकिन बड़ा है। इसके लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बहुत लोग एयरवेज का भी यूज करते हैं। तो हम लोग ने ये 2 मैप भी देखे थे, उसको रीड भी किया था। ये किसके लिए, रेलवेज के लिए। इसमें अगर आप देखोगे तो अलग अलग जगहों पे आपको दिखेगा, नॉर्थ में ज्यादा डेंस नेटवर्क है, राइट। फिर हम लोग को दिखेगा हिमालयाज में और यहाँ पे डेजर्ट एरिया में, यहाँ पे थोड़ा स्पार्स नेटवर्क है, कम नेटवर्क है रेलवेज का, क्योंकि वहाँ पे डेजर्ट एरिया है और ऊपर के साइड हिमालयाज में हिली एरिया है, माउंटेनस एरिया। यहाँ पे हम लोग ने जो मैप ऑब्जर्व किया था वो किसका था, रोडवेज का था। रोडवेज के साथ अलग अलग पोर्ट्स दिए, एयरपोर्ट्स के नाम दिए, आपको याद रखने। जैसे कि पोर्ट्स में आप क्या याद रखोगे, पोरबंदर, कांडला, मुंबई, फिर कोची, कोलकाता, विशाखापट्टनम, यहाँ पे चेन्नई। ये जो पोर्ट्स दिए गए उनके नाम आपको याद रखने हैं। और यहाँ पे जो एरोप्लेन के नाम दिए गए एयरवेज के, जैसे कि यहाँ पे दिया गया अहमदाबाद को, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, यहाँ पे होवरा। तो ये सब जगहों के एयरपोर्ट्स के नाम भी आपको याद रखने, 4-5 नाम आपको एयरवेज के, एयरपोर्ट्स के, और 4-5 पोर्ट्स के नाम आपको याद होने चाहिए। और इवन यहाँ पे एक और चीज हम लोग को देखनी है, हम लोग ने वो नहीं देखी थी लास्ट लेक्चर में, तो क्या है वो देखो। आई जूम द मैप। देखो यहाँ पे अगर ऊपर देखोगे तो नॉर्थ साउथ हाईवे लिखा है। नॉर्थ साउथ हाईवे मतलब क्या, इंडिया का जो नॉर्थ है वो साउथ से कनेक्टेड है। तो आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि नॉर्थ साउथ हाईवे के 2 पॉइंट्स बताओ कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट है। तो अगर ऊपर देखोगे आप, पे अटेंशन है, इट इज इंपॉर्टेंट। देखो ऊपर अगर देखोगे तो श्रीनगर जो है, वहां से ये जो पिंक कलर आपको दिख रहा है, मेन वाला पिंक कलर, डार्कर पिंक कलर, वो वहां से श्रीनगर से स्टार्ट हो रहा है और वो नीचे साउथ तक जाता है, यहाँ पे कन्याकुमारी तक। तो कन्याकुमारी साउथ में, कन्याकुमारी से लेके नॉर्थ में श्रीनगर तक हमारा जो नॉर्थ साउथ हाईवे है वो कनेक्टेड है। इवन ईस्ट एंड वेस्ट हाईवे, तो उसको हम लोग देखते हैं। वेस्टर्न हाईवे जो है उसको अगर ऑब्जर्व करोगे, देखो आपको ग्रीन कलर का लाइन लाइन दिया है। वो ग्रीन कलर का लाइन यहाँ पे पोरबंदर तक एक्सटेंड किया गया। तो पोरबंदर से लेके हम लोग ईस्ट में देखेंगे सिलचर तक। यहाँ पे जो सिटी का नाम दिया है वो सिलचर है, देखो मेरा हैंड दिख रहा होगा आपको माउस का। तो सिलचर से लेके कहाँ तक है, पोरबंदर तक हमारा ईस्ट टू वेस्ट हाईवे है। तो ये आपको याद रखना है। इवन आपको यहाँ पे एक और चीज दी गई है, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, तो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल क्या है,
देखो उसको मैंने कैसे, उसको यहाँ पे कैसे मार्क किया वो बताता हूँ। जूम आउट करना पड़ेगा थोड़ा, वेट अ मिनट। देखो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के लिए थोड़ा आपको लाइटर कलर दिया है लेकिन थोड़ा थिक दिया है। तो देखो मैं कुछ सिटीज को मार्क कर रहा हूँ, दिल्ली, उसके बाद में मुंबई, पे अटेंशन, इट इज इम्पोर्टेंट, देन चेन्नई, एंड देन यहाँ पे कोलकाता। अगर आप ऑब्जर्व करोगे ये वाला मार्क, वेट, ये वाला मार्क ऑब्जर्व करोगे तो देखो कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ से दिल्ली से स्टार्ट हो रहा है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं दिल्ली में है, फिर ऐसे मुंबई में आ रहा है, फिर यहाँ से बैंगलोर तक गया है, फिर चेन्नई, देन यहाँ पे ऊपर कोलकाता, एंड देन अगेन इन दिल्ली। तो इसको है ना इंडिया में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। क्वाड्रिलेटरल क्यों, देखो ये 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करो, कैसे दिख रहा है, 4 साइड्स वाला एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या, एनीथिंग विच हैव 4 साइड्स, तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, तो इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है इंडिया में। याद रखना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को ज्वाइन करता है, या फिर चेन्नई की जगह पे आज आप बेंगलोर भी लिख सकते हो। बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, इनको ज्वाइन करता है। क्यों, क्योंकि ये 4 सिटीज जो है वो इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज है। ये जो 4-5 सिटीज के नाम मैंने लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज है। वहाँ पे ट्रेड ज्यादा होता है, वहाँ की इकोनॉमी अच्छी है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आपको पता ही होगा कि बहुत फेमस सिटीज है इंडिया की। तो इसके लिए ये चारों सिटीज को ज्वाइन करने के लिए एक अलग से हाईवे बनाया गया है, और जिसका नाम दिया गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो ये चीज आपको याद रखनी। ओके, नाउ हम लोग कम्युनिकेशन का पार्ट देखेंगे। अभी कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में क्या दिया गया, यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द वास्ट लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राजील, गिवन आर द वेस्टर्न मोस्ट एंड ईस्टर्न मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ ब्राजील मेनलैंड इन फिगर, कैलकुलेट द डिफरेंस इन द टाइम बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन मिनट्स। तो आपको क्या बोला गया है कि ब्राजील की जो सबसे वेस्टर्न वाली सिटी है और सबसे ईस्टर्न वाली सिटी है, उसके पॉइंट्स दिए गए आपको, और आपको क्या कैलकुलेट करना है, वो दोनों के बीच में का डिफरेंस, टाइम में का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये कैसे किया जाता है, देखो यहाँ पे आपको वेस्टर्न मोस्ट सिटी का वेस्ट वाला पॉइंट दिया है, सिटी का पूरे आपको कोऑर्डिनेट्स दिया है। इसके लिए यहाँ पे साउथ का भी दिया है और वेस्ट का भी दिया है, लेकिन हम लोग को वेस्ट टू ईस्ट कैलकुलेट करना है ना, तो हम लोग सिर्फ ये वाले कोऑर्डिनेट को देखेंगे, वेस्ट वाले। यहाँ पे नीचे भी देखो वेस्ट वाले। अभी इसको कैलकुलेट कैसे करना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, 8 स्टैंडर्ड में। आपको 8 स्टैंडर्ड में बताया गया था कुछ, तो देखो मैं आपको बताता हूँ क्या बताया गया था। पहले तो हम लोग को पता है जो हमारा अर्थ है वो कैसा है, स्पेरिकल शेप है। तो इसके लिए अर्थ के स्पेरिकल शेप में कितने डिग्रीज होता है, 360 डिग्रीज होता है, राइट। हमारे यहाँ पे 360 डिग्रीज होता है। और फिर हम लोग को ये देखना था कि हमारे यहाँ पे पूरे अर्थ के रोटेशन के लिए, 360 रोटेट होने के लिए अर्थ को कितना टाइम लगता है, तो 24 आवर्स लगता है। तो 24 आवर्स मतलब कितने मिनट्स, अभी हम लोग को मिनट्स में आंसर निकालना है, इसके लिए उसको ऊपर लिखेंगे। 24 आवर्स को मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इंटू 60। तो 24 इंटू 60, अब इसका आंसर निकालो क्या आएगा, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 4 जा, क्या आया आंसर, 4 आया आंसर। ये 4 आंसर क्या है, इसका मतलब कि अर्थ को 1 डिग्री रोटेट करने के लिए 4 मिनट लगता है। ये हम लोग ने 8 स्टैंडर्ड में पढ़ा था ऑलरेडी, ठीक है। 1 डिग्री रोटेट करने के लिए कितने मिनट्स लगते हैं, 4 मिनट्स लगते हैं। तो ऐसे ही अगर अर्थ पूरा 360 डिग्री रोटेट करेगी तो कितने मिनट लगेंगे, 24 आवर्स लगेंगे। तो इसका मतलब 1 डिग्री रोटेट करने के लिए कितने मिनट, 4 मिनट। ओके, ये हम लोग 8 स्टैंडर्ड में देखा था, आपको याद होगा। नहीं अगर समझ रहा है तो इसके लिए मुझे फिर से मैसेज करो, पूछो, या फिर आप 8 का बुक पढ़ सकते हो, 8 स्टैंडर्ड का। इसमें हम लोग ने क्या किया है, अर्थ में अर्थ के कितने डिग्रीज होते हैं वो पहले नीचे लिखा है, 360 डिग्रीज। और फिर हम लोग ने देखा अर्थ को एक रोटेशन के लिए, ये 360 रोटेशन के लिए कितना टाइम लगता है, तो 24 आवर्स। आवर्स को हम लोग ने सिंपली मिनट्स में कन्वर्ट किया इंटू 60 करके, और फिर हम लोग ने डिवीजन करके आंसर निकाला 4 मिनट्स। तो इसका मतलब 1 डिग्री रोटेशन के लिए हम लोग को 4 मिनट लगते हैं। तो अभी यहाँ पे टाइम कैसे निकालोगे, देखो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट दिया है 71 डिग्री, या फिर 70 डिग्री अज्यूम करो, यहाँ पे 34। तो हम लोग थोड़ा राउंड करके अज्यूम करेंगे क्योंकि यहाँ पे 59 मिनट्स भी है यहाँ पे आगे।
तो हम लोग अज्यूम करते हैं 71 माइनस 35, तो इसका आंसर क्या आएगा? 71 माइनस 35 अगर करोगे तो आंसर आएगा 36। ठीक है, इसका मतलब वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है, ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, उसके बीच में कितने डिग्रीज का डिफरेंस है? 36 डिग्री का डिफरेंस है। और जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, 1 डिग्री रोटेट करने के लिए अर्थ को 4 मिनट लगते हैं, तो 36 डिग्री रोटेट करने के लिए अर्थ को कितने मिनट लगेंगे? उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अर्थ का जो 36 को जो है वो हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 36 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आएगा? 36 2 72 144, तो 144 मिनट्स। अभी 144 मिनट्स जो है उसका मतलब क्या होता है? 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 2 घंटे में 120 मिनट, तो 144 मिनट्स मतलब होता है 2 आवर्स और 24 मिनट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग ने जो अभी अभी देखा कि वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, इनमें का जो डिफरेंस है, ये दोनों में का जो डिफरेंस है वो 36 डिग्री। तो इसका मतलब वो 36 डिग्री कवर करने को, रोटेट करने को अर्थ को कितना टाइम लगता है? 144 मिनट्स, या फिर 2 घंटे और 24 मिनट्स। समझ में आया ये बात? एवरीवन अंडरस्टूड ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया? टेल मी एवरीवन, या फिर रिवाइज करो एक बार, बताओ फिर से। एवरीवन टेल मी। सर एक बार रिवाइज ओके, देखो मैं फिर एक बार रिवाइज कर रहा हूँ इसको, ध्यान दो यहाँ पे। पहले हम लोग क्लियर करते हैं स्लाइड को। ओके, हम लोग को पता है अर्थ जो है स्पेयर है, स्पेयर में कितने डिग्रीज होता है? 360 डिग्रीज होता है। ओके, तो 360 डिग्रीज हम लोग को यहाँ पे निकालना है कि एक पूरे रोटेशन में अर्थ को कितना टाइम लगता है, और हम लोग को ये देखना है कि 1 डिग्री रोटेट करने के लिए अर्थ को कितना टाइम लगता है। अर्थ रोटेट होता है, सबको पता है, अर्थ रोटेट होते रहता है, अपने खुद के आजू बाजू भी रिवॉल्व होते रहता है। तो हम लोग देखेंगे 360 डिग्रीज जो है वो टोटल अर्थ का साइज है। ठीक है, और कितना टाइम लगता है एक साइज कंप्लीट करने को, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने को? 24 आवर्स। लेकिन हम लोग को मिनट्स में आंसर चाहिए, इसके लिए हम लोग 24 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 60 से क्यों? एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 24 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे? 24 इंटू 60 मिनट्स होंगे। ठीक है, अभी मैं इसका आंसर निकालूंगा। आंसर जो है कैलकुलेट अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर आएगा 4 डिग्री, या फिर 4 मिनट्स, सॉरी 4 मिनट्स आंसर आएगा। तो इसका मतलब अर्थ को 1 डिग्री रोटेट करने के लिए, ठीक है, 1 डिग्री अगर अर्थ को रोटेट करना है तो कितना टाइम लगता है? 4 मिनट्स, 4 मिनट्स टाइम लगता है। इतना समझ में आया सबको? मोहम्मद, पूजा, श्रावणी, आकांक्षा, अथर्व, आदित्य, इतना पार्ट समझ में आया? अर्थ में 360 डिग्री होते हैं, यस सर। 360 रोटेट करने के लिए 24 आवर लगता है, तो इसका मतलब 1 डिग्री रोटेट करने के लिए कितना टाइम लगता है? 4 मिनट्स। 4 मिनट्स। ठीक है, अभी हम लोग ने क्या देखा, जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है उसका जो लॉन्गिट्यूड है ये वाला, वो कितना है? 70 डिग्री 59 मिनट्स। सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है उसका जो लॉन्गिट्यूड देखा हम लोग ने, वो कितना है? 34 डिग्री 47 मिनट। इसका अगर डिफरेंस कैलकुलेट करोगे, डिफरेंस मतलब 70 माइनस 34, आंसर कितना आएगा? 36 डिग्री। राइट, यहाँ पे दिया है 70 डिग्री, यहाँ पे दिया है 34 डिग्री, तो 70 डिग्री माइनस 34 डिग्री कितना होता है? 36 डिग्रीज। राइट, इतना समझ में आया? अभी मैंने क्या बोला था, 1 डिग्री रोटेट करने के लिए 4 मिनट लगता है, तो 36 डिग्री रोटेट करने के लिए कितने मिनट लगेंगे? कैसे निकालोगे आंसर? 1 डिग्री रोटेट करने के लिए 4 मिनट लगते हैं, तो 36 डिग्री रोटेट करने के लिए कितने मिनट्स लगेंगे? कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ मुझे? एनीवन बताओ मुझे। 1 डिग्री रोटेट करने के लिए 4 मिनट लगते हैं, तो 36 डिग्री रोटेट करने के लिए कितने मिनट्स लगाएंगे? बताओ मुझे, एनीवन कैन टेल मी, कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग 36 के लिए? मोहम्मद, एनी गेस?
सिंपल कैलकुलेशन है, बताओ मुझे। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पेंसिल आपको 4 रुपए में मिल रही है तो 36 पेंसिल कितने रुपीज में मिलेगी? कैसे निकालोगे आंसर? सर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो हम फोर लोग हाँ 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है? तो आंसर आता है 144। क्या आता है? 144। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ को 36 डिग्री रोटेट करने के लिए कितना टाइम लगता है? 144 मिनट्स। और 144 मिनट्स मतलब कितना टाइम? 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 2 घंटे में 120 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे और 24 मिनट्स, 144 मिनट्स मतलब कितना? 2 आवर्स एंड 24 मिनट्स। तो समझ में आया? अर्थ को अगर यहाँ से ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक रोटेट करना तो कितना टाइम लगेगा? 2 आवर्स 24 मिनट्स। अभी आपके बुक में एक्चुअली में दिया गया है कि 2 आवर 48 मिनट। तो आप रॉन्ग ऐसा नहीं बोल सकते, आप वो भी लिख सकते हो, या फिर जैसे मैंने कैलकुलेट किया वैसे कैलकुलेट करके आप वैसे दिखा सकते हो बुक में कि 2 आवर 24 मिनट्स अर्थ को लगता है टू रोटेट फ्रॉम द वेस्टर्न पॉइंट ऑफ ब्राजील टू ईस्टर्न पॉइंट ऑफ ब्राजील, या फिर टू रोटेट फॉर 36 डिग्री। इसका मतलब क्या है? ये मैंने क्यों कैलकुलेट किया है? मैंने ये बताने के लिए कैलकुलेट किया है कि अगर ब्राजील में ये जो पॉइंट है वेस्टर्न पॉइंट और यहाँ पे जो पॉइंट है ईस्टर्न पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स में कितना डिफरेंस है? 36 डिग्री का डिफरेंस है। इसका ही मतलब उनके बीच में 144 मिनट्स का डिफरेंस है। 144 मिनट्स का डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे दोपहर के 2 बजे होंगे 2 PM, ये पॉइंट पे 2 PM बजे होंगे। आपको पता होगा कि अर्थ में हर एक जगहों पे टाइम अलग अलग होता है, तो यहाँ पे ब्राजील में 2 PM बजे होंगे। तो ये पॉइंट कितना आ गया? 144 मिनट्स। मतलब यहाँ पे कितने बजे होंगे? यहाँ पे बजे होंगे 4.24 PM, मतलब 4:24 PM। तो समझ में आप लोगों को कि अर्थ में अलग अलग पॉइंट्स में अलग अलग टाइम होता है। तो इसके लिए हम लोग ने देखा कि ब्राजील के जो 2 पॉइंट है वेस्टर्न पॉइंट एंड ईस्टर्न पॉइंट, इनके बीच में टाइम का डिफरेंस क्या होगा? तो हम लोग को समझ में आया कि 2 आवर्स एंड 24 मिनट्स का डिफरेंस होगा। एवरीवन अंडरस्टूड? अंडरस्टूड नाउ? यस सर। ओके। तो दोनों पॉइंट के बीच में इतना ज्यादा डिफरेंस है। अभी है ना, इसके वजह से अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम होता है। इसके लिए वर्ल्ड में है ना अलग अलग टाइम जोन्स होते हैं। क्या होता है? टाइम जोन होता है। सो ब्राजील में है ना देयर आर डिफरेंट टाइम जोन इन द कंट्री। ब्राजील हैज 4 टाइम जोन। ब्राजील जो है वो 4 टाइम जोन से पास होता है। -2 टाइम जोन, -3 वाला टाइम जोन, -4 वाला टाइम जोन, एज वेल एज -5 वाला टाइम जोन। तो ब्राजील जो है वो कंट्री 4 टाइम जोन से पास होता है। इट इज बिहाइंड GMT by 2, 3, 4, 5 hours. The red line in the map shows the GMT -3 time zone, which is considered to be official Brazilian time, BRT. It is 3 hours behind GMT. अभी ये क्या दिया गया है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वेट अ मिनट। ये देखो, ये टाइम जोन्स है। वर्ल्ड में अलग अलग टाइम जोन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई विल जूम इट। देखो, जो जीरो वाला है, जीरो वाला जो लॉन्गिट्यूड है वो जहां से पास होता है उसको कंसिडर किया जाता है जीरो टाइम जोन। 15 डिग्री वाला जो लॉन्गिट्यूड है वो जहां से पास होता है वहां को कंसिडर किया जाता है +1 टाइम जोन। +1 क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि 1 डिग्री से अगर अर्थ रोटेट होगा तो 4 मिनट लगेंगे। तो अगर 15 डिग्री से रोटेट होगा ना तो 4 × 15 कितने होते हैं? 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। समझ में आया? तो इसके लिए 15 डिग्री के यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? 1 मिनट, 1 आवर। वेट, आई कांट हैव पेन। जूम करने के बाद पेन नहीं बता सकता मैं, तो वेट। देखो यहाँ पे 0 डिग्री है, राइट? 0 डिग्री और यहाँ पे 15 डिग्री के ऊपर 1 को मार्क किया, +1 लिखा है। +1 क्यों लिखा है 15 डिग्री के बाद? क्योंकि जैसे मैंने कैलकुलेट करके बताया था 1 डिग्री रोटेशन के बाद 4 मिनट होते हैं। तो 15 डिग्री रोटेशन के बाद 4 × 15 कितना होगा? 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। तो अर्थ जब 15 डिग्री रोटेट करती है तो 1 घंटा कंप्लीट होता है। इसके लिए 15 डिग्री पे +1 का मार्क किया।
सिमिलरली 30 डिग्री पे देखोगे 2 का मार्क किया, 45 डिग्री पे +3 का मार्क किया। इवन पीछे के साइड यहाँ पे -1 मार्क किया, -2 मार्क किया, -3 मार्क किया। अब ऐसा प्लस एंड माइनस में क्यों है? क्योंकि ये जो बीच वाला पॉइंट है उसको बोला जाता है GMT। GMT मतलब ग्रीनविच मीन टाइम। देखो यहाँ पे नीचे लिखा है ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम क्यों? क्योंकि ये जो 0 डिग्री है वो इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में एक सिटी से पास होता है। वो सिटी का नाम है ग्रीनविच, इसके लिए यहाँ पे लिखा गया है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। अब ये जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है उसको 0 आज कंसिडर किया जाता है। और वहां से अगर हम लोग ये साइड जाएंगे ईस्टर्न साइड, और अगर हम लोग वेस्टर्न साइड जाएंगे तो टाइम चेंज होते रहता है। कैसे चेंज होता है? फॉर एग्जाम्पल सन जो है कहाँ से राइज होता है? ईस्ट साइड से राइज होता है, मतलब यहाँ से आएगा सन, ये साइड से सन राइज होगा, तो ये साइड जो है वो आगे होता है टाइम में, और बाद में सन ऐसे यहाँ पे ट्रैवल करता है, राइट। वेस्टर्न साइड में सन ट्रैवल करता है, सन ट्रैवल नहीं करता है, अर्थ मूव होता है, लेकिन जस्ट अज्यूम करो कि सन यहाँ पे जा रहा है बाद में। तो इसके लिए हम लोग ऐसा मानते हैं कि ईस्टर्न टाइम जो है, ईस्टर्न साइड जो है वो टाइम में आगे होता है, और वेस्टर्न साइड जो है वो टाइम में पीछे होता है। इसके लिए यहाँ पे ईस्टर्न साइड में आप देखोगे सब प्लस में लिखा है, +2 +3 +4, और वेस्टर्न साइड में सब माइनस में लिखा है, -1 -2 -3 -4। तो ऐसे टाइम जोन्स होते हैं। ऑलरेडी वी हैव स्टडीड दिस इन 8th स्टैंडर्ड एज वेल एज 9th स्टैंडर्ड, दोनों में हम लोग ने पढ़ा है कि वेस्टर्न साइड में टाइम जो है वो पीछे होता है, ईस्टर्न साइड में टाइम जो है वो आगे होता है, क्योंकि सन का राइज जो है वो ईस्टर्न साइड में होता है, राइट। तो अगर यहाँ पे भी ऑब्जर्व करोगे तो ब्राजील आपको दिखेगा 4 टाइम जोन से पास हो रहा है, +2 टाइम जोन, सॉरी -2 टाइम जोन, -3 -4 एंड इवन -5 टाइम जोन। तो ब्राजील से 4 टाइम जोन पास हो रहे हैं। इवन इंडिया को अगर ऑब्जर्व करोगे तो +5 टाइम जोन, वेट, +5 टाइम जोन एंड +6 टाइम जोन। इंडिया भी 2 टाइम जोन से पास हो रहा है। तो ऐसे अलग अलग कंट्री अलग अलग टाइम जोन से पास होते हैं। तो वही आपको पीछे दिया गया था, वही आपको पीछे दिया गया था कि वेट अ मिनट, आई विल शेयर इट अगेन। यहाँ पे आपको यही दिया गया था कि ब्राजील जो है वो GMT से 2 3 4 5 आवर्स पीछे क्यों? क्योंकि ब्राजील वेस्टर्न साइड में, और कितने टाइम जोन है टोटल? 4 टाइम जोन ब्राजील से पास हो रहे हैं। कौन से? -2 -3 -4 -5। इसके लिए आपको बोला था कि ब्राजील GMT मतलब जो 0 टाइम जोन वाला मार्क था उससे -2 -3 -4 -5 आवर्स पीछे है। लेकिन हर एक कंट्री का ना एक ऑफिशियल टाइम होता है, राइट। फॉर एग्जांपल इंडिया में आप कहीं पे भी जाओगे एक ही टाइम होगा। तो इसके लिए ब्राजील का भी एक ऑफिशियल टाइम है, जो कि ये आपको पिंक कलर की लाइन दिख रही है, उसको ब्राजील का स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। और कितना है वो स्टैंडर्ड टाइम? -3 GMT। इट इज 3 आवर्स बिहाइंड GMT। मतलब फॉर एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे आपको मैप दिखाया था, यहाँ पे 0 डिग्री वाला, फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड 0 डिग्री से पास हो रहा है। तो अगर इंग्लैंड में सुबह के 10 बजे होंगे, राइट, तो ब्राजील में कितने बजे होंगे? ब्राजील का ऑफिशियल टाइम क्या होगा? -3, पीछे 3 आवर्स पीछे जाओ, 10 से 3 आवर्स पीछे कितना होता है? 7। तो यहाँ पे सुबह के 7 बजे होंगे। समझ में आया आपको कि अगर 0 डिग्री पे 10 बजे होंगे तो ब्राजील -3 आवर पीछे, वहां पे सुबह के 7 बजे होंगे। ओके, हाउ मेनी डिवीजन कैन यू सी इन द मैप? तो 1 2 3 4। What do this division signify? अलग अलग टाइम जोन। What does the term behind GMT means? Greenwich Mean Time. Which part of Brazil is ahead of the other? कौन सा पार्ट अहेड होगा? कोई भी कंट्री हो हमेशा याद रखना ईस्टर्न पार्ट जो है वो टाइम में अहेड होता है, वेस्टर्न पार्ट टाइम में पीछे होता है, क्योंकि सन जो राइज होता है वो पहले ईस्ट में होता है। By how many minutes is this part ahead of the other? तो हम लोग ने अभी अभी कैलकुलेट किया था 144 मिनट्स। आपके बुक में 168 मिनट्स दिया है तो वो भी लिख सकते हो। What does the red line in the map show? तो रेड लाइन क्या है? जैसे मैंने बोला कि ब्राजील का ऑफिशियल टाइम जो है वो एक ही है। तो रेड लाइन ब्राजील का ऑफिशियल टाइम सिग्निफाई करता है। क्या बोला जाता है ऑफिशियल टाइम को? ब्राजीलियन टाइम, BRT। तो ये याद रखना। सिमिलर थिंग हम लोग को इंडिया में भी देखना आगे। नाउ डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इन ब्राजील। ये सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं इसमें।
Telecommunication services in Brazil are well developed and efficient. The industry include landline as well as mobile services, television broadcasting, radio broadcasting and computer internet access. तो ब्राजील में कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या यूज किया जाता है, कैसे कम्युनिकेट किया जाता है? रेडियो यूज होता है, टेलीविजन यूज होता है, मोबाइल्स यूज होता है, राइट? टीवी यूज होता है, टेलीविजन, रेडियो यूज होता है, कंप्यूटर इंटरनेट यूज होता है। तो ये सब चीजें आपको पता ऑलरेडी कि ये सब चीजों से कम्युनिकेशन किया जाता है। हम लोग ने मास मीडिया में भी देखा था कि एक जगह से दूसरे जगह पे कोई मैसेज पहुंचाना है तो आप टीवी से पहुंचा सकते हो, रेडियो से पहुंचा सकते हो, मोबाइल से पहुंचा सकते हो, लैंडलाइन मतलब टेलीफोन से पहुंचा सकते हो। तो ये सब चीजों का यूज ब्राजील में हो रहा है। टुडे मोर देन 45% ऑफ ब्राजीलियन पॉपुलेशन हैव एक्सेस टू इंटरनेट। The telecommunication infrastructure in Brazil is fairly modern, particularly in the south central part. However, the north and northwest part are drastically less development. अभी तो हम लोग को ये प्रैक्टिस ही हो गया है कि ब्राजील में जो भी चीज़ ज़्यादा डेवलप्ड होगी वो कहाँ पे होगी, साउथ वाले पार्ट में होगी। तो यहाँ पे आपको वही दिया गया है कि जो टेलीकम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन का जो भी अवेबिलिटी है वो भी साउथ एंड सेंट्रल पार्ट में ज़्यादा है, और नॉर्थ वाला पार्ट जो अभी मैंने मार्क किया वो नॉर्थ वाले पार्ट में और नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में, मतलब ये वाले पार्ट में टेलीकम्युनिकेशन का डेवलपमेंट कम हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अमेजोन के जंगल, पंतानाल वगैरह है। ओके, और एक पॉइंट हम लोग ने देखा कि ब्राजील में अराउंड 45% लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस होता है। यहाँ पे मैंने एक टेबल डाला है, उसमें आप देख सकते हो कि इंटरनेट के यूजर्स कहाँ पे ज्यादा है। तो देख सकते हो इंडिया जो है उसमें सेकंड आता है, ब्राजील जो है वो उसमें फोर्थ आता है। लेकिन अगर आप पॉपुलेशन ध्यान रखोगे, देखो इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, 121 करोड़ और ब्राजील का 19 करोड़। फिर भी देखो इंडिया सेकंड है और ब्राजील फोर्थ है। इंडिया में 699 मिलियंस है और ब्राजील में 141 मिलियंस लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस है। तो ऐसे आप बोल सकते हो कि ब्राजील जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड है, क्योंकि परसेंटेज वाइज भी देखो इंडिया के 52% दिखाई दिए है और ब्राजील के 67%। ठीक है, तो इसका मतलब ब्राजील में इंटरनेट एक्सेस जो है वो ज़्यादा परसेंटेज ऑफ लोग यूज़ करते हैं। और कितने परसेंटेज आपको बुक में दिया, 45%, तो आपको 45% लिखना है कि ब्राजील में 45% लोग इंटरनेट को यूज़ करते हैं। Over recent years, mobile telephones have led the rapid expansion of telecommunication services in Brazil. The nature of Brazilian territory, especially landmass size and large pockets of unpopulated and densely vegetated areas, create significant impediments to the expansion in coverage of telecommunication service. तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि ब्राजील में जो है कहीं कहीं पे ज़्यादा वेजिटेशन है, फॉर एग्जांपल अमेजोन, कहीं कहीं का एरिया अनपॉपुलेटेड है जैसे कि अमेजोन, पंतानाल, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है। और इसके वजह से ब्राजील में जो है कम्युनिकेशन के जो भी फैसिलिटीज है टेलीकम्युनिकेशन के, वो हर एक जगह पे डेवलप नहीं हुई है। जहाँ पे हम लोग को फॉरेस्ट वगैरह, डेजर्ट वगैरह दिखेंगे, वहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज थोड़ी कम है, और बाकी के जगहों पे टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज रैपिडली एक्सपांड हो रही है। Brazil is developing technology to send domestically made satellites into space with its own rocket. तो अभी ब्राजील जो है उन्होंने भी अपना अलग से रॉकेट डेवलप किया है जो क्या कर सके, उनके जो सैटेलाइट्स है उनको स्पेस में छोड़ सके। तो स्पेस सेक्टर में भी ब्राजील जो है वो डेवलप हो रहा है। आप देख सकते हो ब्राजील का जो रॉकेट है वो ऊपर जा रहा है। सिमिलरली अभी आप इंडिया का देखेंगे, ये कुछ सैटेलाइट्स है जो ब्राजील ने स्पेस में छोड़ी है ना। हम लोग को इंडिया में का कम्युनिकेशन देखना है। वेट अ मिनट। ओके, तो इंडिया में क्या दिया है, इंडिया टू हैज अ लार्ज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्सट्रीम पॉइंट इज 2 आवर्स। तो यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको दिया है, आपको पूछा नहीं है कि कैलकुलेट करने को बोला नहीं है। तो अगर आप देखोगे इंडिया का जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है और इंडिया का जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ब्राजील में हम लोग ने देखा था इनमें का डिफरेंस कितना था, 144 मिनट्स, या फिर एज पर आवर बुक 168 मिनट्स, बहुत ज्यादा है। इंडिया में देखो कितना दिया है, 120 मिनट्स। तो इंडिया में भी वेस्टर्न पॉइंट अगर यहाँ पे सुबह के सपोज 10 बजे होंगे, राइट, तो यहाँ पे
ईस्टर्न पॉइंट मैंने क्या बोला था, टाइम में आगे रहेगा, तो यहाँ पे कितने बजे होंगे, 12 बजे होंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि इंडिया में भी टाइम का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, वेस्टर्न पॉइंट और ईस्टर्न पॉइंट में टाइम का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। लेकिन एज पर आई सेड इन ब्राजील कि टाइम का डिफरेंस दो जगह पे अलग होता है, फिर भी हम लोग किसी भी कंट्री में एक ही पॉइंट को, एक ही टाइम को ऑफिशियल टाइम मानते हैं। तो इंडिया का ऑफिशियल टाइम क्या माना जाता है वो आगे देखो। इंडिया हैज ओनली वन स्टैंडर्ड टाइम जोन, द 82.5 लॉन्गिट्यूड इज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इंडिया का जो सेंट्रल लॉन्गिट्यूड जाता है इंडिया में से, ये जो डॉटेड लाइन आपको दिया है वो इंडिया के सेंटर में से जाता है, और उसका वैल्यू आपको दिया है, कितना है उसका वैल्यू, 82.5 लॉन्गिट्यूड, और उसको क्या बोला जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इट इज अहेड बाय 5 आवर्स 30 मिनट्स फ्रॉम द ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। तो जीएमटी को ग्रीनविच मीन टाइम भी बोला जाता है, या फिर ग्रीनविच मेरिडियन टाइम भी बोला जाता है। मेरिडियन क्यों, मेरिडियन का मतलब होता है लॉन्गिट्यूड्स, जो लॉन्गिट्यूड्स हम लोग ने पढ़ा था उसका मतलब मेरिडियन। इट पासेस थ्रू इलाहाबाद। तो देखो यहाँ पे आपको पता होगा यूपी का स्टेट है, तो इलाहाबाद जो हमारे यहाँ पे सिटी है, यहाँ से इंडिया का जो सेंट्रल लॉन्गिट्यूड है, सेंट्रल पॉइंट है, वो पास होता है। कौन से लॉन्गिट्यूड पे है वो सेंट्रल पॉइंट, 82.5 लॉन्गिट्यूड पे। और वहाँ का टाइम जोन अगर आप देखोगे तो उसको 5 आवर 30 मिनट्स अज्यूम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो यहाँ पे, ये सेंट्रल पॉइंट जो पास हो रहा है, मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सेंट्रल पॉइंट है। अभी अगर इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये वाला +5 वाला टाइम जोन है, और ये वाला +6 वाला टाइम जोन है, और दोनों के बराबर से बीच में से हमारे यहाँ पे ये सेंट्रल पॉइंट पास हो रहा है। इसके लिए इसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, 5.30, 5.5, 5 और 6 में नहीं है, दोनों के बीच में। इसके लिए इसको क्या कंसिडर करते हैं, 5.30। तो इसके लिए इंडिया में जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना है, 5 आवर्स 30 मिनट्स प्लस 5.30, राइट। तो ये जीएमटी से 5 घंटा 30 मिनट आगे होता है। आगे क्यों, क्योंकि इंडिया ईस्टर्न कंट्री है, ब्राजील वेस्टर्न कंट्री थी, तो वो जीएमटी से पीछे थी। इंडिया ईस्टर्न कंट्री है, तो वो जीएमटी से कैसे होगी, आगे होगी। ओके, सिंपल। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द टू लॉन्गिट्यूड एक्सट्रीम्स ऑफ मेनलैंड, इज इट मोर देन ब्राजील। तो हम लोग को ऑलरेडी ग्रुप में कैलकुलेट करके दिया है, कितना दिया है डिफरेंस, ये वाला जो डिफरेंस है वेस्टर्न पॉइंट और ईस्टर्न पॉइंट में का डिफरेंस 2 आर दिया। अगर कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। देखो ये वाला जो पॉइंट है वेस्टर्न पॉइंट, वो कौन सा लॉन्गिट्यूड है, 68। ईस्टर्न पॉइंट जो है नीचे दिया गया कौन सा लॉन्गिट्यूड है, 97 लॉन्गिट्यूड। तो दोनों में का डिफरेंस 97 माइनस 68, कितना आएगा आंसर, 97 माइनस 68, 29 आएगा। ठीक है, 29 डिग्री। और हम लोग ने ऑलरेडी ये सीखा है अभी अभी कि 1 डिग्री रोटेशन के लिए 4 मिनट। तो 29 डिग्री रोटेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4। कितना आंसर आएगा, 116 मिनट्स, मतलब ऑलमोस्ट कितने हो गए, 120 मिनट्स। यहाँ पे 1 थोड़ा नीचे चला गया मेरा, तो कितना है, 116 का मतलब अराउंड 2 आवर्स। ठीक है, आपके बुक में 120 मिनट्स दिया है तो 120 भी लिख सकते हो। तो मैंने आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके भी बता दिया कि इंडिया का जो वेस्टर्न पॉइंट है और ईस्टर्न पॉइंट है उसके बीच में 116 मिनट्स का डिफरेंस होता है, जो कि ब्राजील से कम है। ब्राजील में 148 या फिर 168 था। विच लॉन्गिट्यूड इन इंडिया इज कॉल्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये जो सेंट्रल लॉन्गिट्यूड है इसका वैल्यू क्या दिया गया है, 82 डिग्री 30 मिनट्स या फिर 82.5, ऐसा भी लिख सकते हो, वो सेंट्रल लैटिट्यूड माना जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टाइम एंड द जीएमटी। तो इंडिया का जो हम लोग ने अभी अभी देखा कि इंडिया का जो टाइम है ऑफिशियल टाइम, उसको कितना माना जाता है, +5.30। तो इसके लिए उसके बीच का डिफरेंस कितना होगा जीएमटी से, कितना होगा, +5.30 आवर्स डिफरेंस होगा, या फिर +5 आवर्स 30 मिनट्स। हाउ मेनी लोकल टाइम्स आर देयर इन इंडिया। तो लोकल टाइम के बारे में मैंने आपको बोला था कि 2 टाइम जोन पास होते हैं, 5 और 6। तो आप लिख सकते हो 2 टाइम जोन पासेस थ्रू इंडिया, सो देयर कैन बी 2 लोकल टाइम्स। ये फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये वाला +5 और ये वाला +6, 2 टाइम जोन इंडिया से पास होते हैं।
लेकिन जो सेंट्रल टाइम जोन है जो कि 5:30 है 5:30, उसको हम लोग स्टैंडर्ड टाइम या फिर ऑफिशियल टाइम बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। देखो यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि ऐसा बोला जाता है कि आगे जाके इंडिया का टाइम जोन जो है वो 2 में डिवाइड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग अलग टाइम मानेंगे +6:30, और बाकी का जो इंडिया है उसको हम लोग +5:30 मानेंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं होगा पता नहीं। ऐसा क्यों किया जाता है? देखो कभी कभी क्या होता है, ये मैप में देखो कुछ कंट्री का लॉन्गिट्यूड है ना, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड बहुत बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल रशिया देखो, रशिया में रशिया कंट्री जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है। तो यहाँ पे हम अगर हम लोग देखेंगे तो +3, +4, +5, +6, +7, 8, 9, 10, 12 तक डिवीजन है। मतलब अगर यहाँ पे ये वाला +2 के ऊपर ये जगह पे अगर रशिया में एग्जाम्पल ले लो 12 बजे, 12 PM, 12 AM, दोपहर के 12 बजे, तो ये जो जगह है रशिया में +12 वाली, वहाँ पे रात के 12 बजे होंगे। इसके लिए ये जो टाइम का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। इसके लिए रशिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम जोन होता है। यहाँ पे अलग टाइम, यहाँ पे अलग टाइम, यहाँ पे अलग टाइम, इधर अलग टाइम, यहाँ पे अलग टाइम, यहाँ पे अलग टाइम और यहाँ पे अलग टाइम। इवन यूएसए में देखो, यूएसए में भी 1, 2, 3, 4 अलग अलग टाइम के जोन्स हैं। लेकिन इंडिया जो कंट्री है उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड इतना बड़ा नहीं है। देखो इधर से इधर तक ही है। ब्राजील का भी देखोगे तो बड़ा है इंडिया से, लेकिन उनका भी एक ऑफिशियल टाइम। तो बहुत सारी कंट्रीज क्या करती है, अपना एक ही ऑफिशियल टाइम रखती है, या फिर कुछ कंट्री जिनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड बहुत बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू रशिया, वो एक टाइम नहीं रख सकती, एक ऑफिशियल टाइम नहीं रख सकती, क्योंकि एक जगह पे सुबह के 12 बजे होंगे, दूसरे जगह पे रात के 12 बजे होंगे। इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम अज्यूम करते हैं। इतना पार्ट समझ में आया सबको? एवरीवन, टाइम जोन्स के बारे में समझ में आया? श्रेयस, श्रावणी, पूजा, मोहम्मद, अथर्व, आदित्य, एनी डाउट? एनी डाउट ऑन टाइम जोन्स? No. अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी आफ्टर द लेक्चर। With the explosion of electronics media, telecom industry has become one of the largest growing sectors. In this era of information and communication, more digitally enhanced communication devices like mobile phones, internet, satellite are paving way to expansion for the wider reach of the communication technology. तो इंडिया में भी कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे आपको दिया गया है मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, सैटेलाइट, ये सब चीज़ों का यूज़ होता है। अलग अलग मीडिया का, अलग अलग मास मीडिया का यूज़ कम्युनिकेशन के लिए होता है। सैटेलाइट जो है वो सबसे मॉडर्न टाइप है कम्युनिकेशन के लिए। टीवी वगैरह जो है, आपके घर में टीवी वगैरह होते हैं, बहुत जगह टीवी जो है वो सैटेलाइट से चलते हैं। फॉर एग्जांपल डिश टीवी जो होता है, उसके लिए आप ऊपर घर के ऊपर डिश लगाते हो तो वो सैटेलाइट से सिग्नल पकड़ता है। तो इसका मतलब सैटेलाइट का यूज़ भी कम्युनिकेशन में होता है। इंडिया में आपको दिखेगा कि स्मार्टफोन के और इंटरनेट के यूजर जो है वो बहुत ज़्यादा है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, इंडिया का नंबर 2 है इन मोबाइल फ़ोन के यूजर्स। ऑब्वियसली इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो मोबाइल फ़ोन्स के यूजर्स भी ज़्यादा होंगे। तो इंडिया में मोबाइल फ़ोन्स के यूजर्स, इंटरनेट के यूजर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। With development of our own satellites, India has come a long way in this field. तो हमारे खुद के सैटेलाइट्स हम लोग बिल्ड करते हैं। हम लोग ने देखा था ब्राजील जो है वो अपने खुद के रॉकेट्स बिल्ड करता है और सैटेलाइट स्पेस में छोड़ रहा है, लेकिन वो अपने सैटेलाइट्स नहीं छोड़ता है, वो किसी दूसरे कंट्री के सैटेलाइट छोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल चिले, यूएसए, इनके साथ कोऑपरेशन में काम करता है। इंडिया जो है वो खुद के सैटेलाइट्स भी बनाता है, खुद के रॉकेट्स भी बनाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने सुना होगा मंगलयान, चंद्रयान, चंद्रयान 2, ये सब जो सैटेलाइट्स है वो खुद इंडिया ने बनाई है और स्पेस में छोड़ी है। तो स्पेस सेक्टर में इंडिया जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ इंडिया में हो रहा है। आप देख सकते हो अलग अलग सैटेलाइट्स की इमेजेस यहाँ पे देख सकते हो, इंडिया के रॉकेट्स के। ये इंडिया के जो रॉकेट्स है वो अपनी खुद की इंडियन सैटेलाइट्स आगे जाके ऊपर जाके स्पेस में छोड़ते हैं। इंडिया में जो स्पेस का डिपार्टमेंट है उसको इसरो बोला जाता है। यहाँ पे दिया गया इसके बारे में। इसरो, Indian Space Research Organization, look after the space launching programs of India. Till date, the institute has established many records in satellite launch. For example, Chandrayaan 2 जो है
या फिर मंगलयान जो है, उसने बहुत सारे रिकॉर्ड्स क्रिएट किए। इंडिया ने पहली बार में ही मंगलयान को स्पेस में छोड़ दिया था। तो ये सब जो रिकॉर्ड्स जो है वो अलग अलग रिकॉर्ड्स जो है वो इसरो ने अचीव किए। तो इसरो जो है या फिर जो रिसर्च स्पेस के रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की। सिमिलरली ब्राजीलियन जो स्पेस एजेंसी है उसको क्या बोला जाता है? ब्राजीलियन स्पेस एजेंसी AEB is the civilian authority in Brazil responsible for the country's burgeoning space program. The Brazilian Space Agency pursued a policy of joint technological development with more advanced space program. Initially, it relied heavily on United States, but now it is working with China, India, Russia and Ukraine. तो जैसे मैंने बोला कि ब्राजीलियन जो स्पेस एजेंसी है वो भी डेवलप्ड है, लेकिन इंडिया की जितनी डेवलप नहीं है। अभी वो क्या करती है, USA, चाइना, इंडिया, रशिया, यूक्रेन, ये जो अलग अलग कंट्रीज है जो स्पेस रिसर्च में ज़्यादा डेवलप्ड है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन में काम करती है। और क्या नाम है ब्राजीलियन स्पेस एजेंसी का? ब्राजीलियन स्पेस एजेंसी, या फिर शॉर्ट फॉर्म में AEB। ठीक है, AEB क्यों? एजेंसी, यहाँ पे स्पेस और यहाँ पे ब्राजील। थोड़ा लैंग्वेज अलग है उनका, स्पेनिश में है ना, जो भी S से चीज़ें स्टार्ट होती है उनके आगे E लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम शुभम, तो शुभम के स्पेलिंग के आगे E लिखा होगा, तो इसके लिए यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आपको E दिख रहा है, स्पेस के जगह पे E दिख रहा है। तो इसको याद रखना, AEB शॉर्ट फॉर्म है, BSA शॉर्ट फॉर्म नहीं है, AEB शॉर्ट फॉर्म है ब्राजीलियन स्पेस एजेंसी का। और इंडिया का इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। Okay, now there are many box in your book like the development of transportation is an indicator of rapid progress. ठीक है, ये ठीक है, think about it. Considering the development of transport in a place, which factors do you think are responsible for development of transport in Brazil? Also think which means of transport could be used in Brazil given its topography and drainage. तो यहाँ पे आपको थिंक करना है कि ब्राजील में कौन से ट्रांसपोर्टेशन मोड डेवलप हुए हैं, कौन से हो सकते हैं, कंसिडरिंग वहाँ पे ब्राजीलियन हाईलैंड्स है, अमेजोन बेसिन है, तो वो सब हम लोग ने देख लिया ऑलरेडी। ना यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस आपको करने हैं और उसके बाद में एक्सरसाइज देखेंगे। सौरभ एंड अश्विनी वर्क फॉर एन MNC मतलब मल्टीनेशनल कंपनी। ओके, 2 of their regional head offices are located in Brazil and Manaus respectively. Both of them have contact either of the head offices constantly, as they have to adjust timing according to their head offices. Find out their corresponding timings in India if they work according to office timings in Brazil, that is 10 a.m. to 5 p.m. अभी आपको क्या बोला गया है कि दो लोगों का नाम दिया गया है, ऐसा बोला गया है कि वो ब्राजील में 10 a.m. से लेके 5 p.m. में काम करते हैं, राइट, सुबह के 10 बजे से शाम के 5 बजे तक काम करते हैं। तो इंडिया में उनका ये टाइम क्या होगा, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? देखो, ब्राजील का जो टाइम जोन है, कौन सा टाइम जोन है? -3। ठीक है, ये याद रखो। इंडिया का जो टाइम जोन है वो कितना है? +5.30, राइट। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? एनीवन? -3 और +5.30 में कितना डिफरेंस होता है? कैलकुलेट करके बताओ मुझे। एवरीवन कम ऑन, कैलकुलेट। -3 और +5.30 में कितना डिफरेंस होता है? मोहम्मद, श्रावणी, पूजा, श्रेयस, अथर्वा, कैलकुलेट करके बताओ। -3 जो कि ब्राजील का ऑफिशियल टाइम है, +5.30 जो कि इंडिया का ऑफिशियल टाइम। 2.30, कितना मोहम्मद? 2.30, 4. नहीं, देखो साइन को देखो, यहाँ पे माइनस साइन है। 2.30, 2.30। नहीं, देखो अभी कैसे कैलकुलेट करना है इसको वो देखो। हम लोग को उसके लिए थोड़ा मैप देखना पड़ेगा टाइम जोन का। वैसे कैलकुलेशन आपने राइट किया था, लेकिन उसको वैसे कैलकुलेट नहीं करना। कैसे कैलकुलेट करना है? देखो, -3 यहाँ पे है, ये वाला -3 का लाइन है, +5.30 ये लाइन यहाँ पे, राइट। तो इसको एक ही साथ कैलकुलेट करना है। देखो कैसे, -3 उसके बाद -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 एंड देन 0.30 या फिर 0.5।
तो एक ही साथ कैलकुलेट करना है, माइनस साइन और प्लस साइन है लेकिन एक ही साथ उनका डिफरेंस देखना आपको। क्यों? क्योंकि वो लीनियर सिस्टम है। तो कितना डिफरेंस आएगा देखो, 1 घंटा, 2 घंटा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितना डिफरेंस आएगा? 8.30। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से देखो, ब्राजील का जो टाइम है दैट इज -3 और इंडिया का जो टाइम है +30, उनमें का डिफरेंस कितना आएगा? 8.30। ठीक है, तो इंडिया जो है वो ब्राजील से 8.30 घंटा आगे रहेगा। ठीक है, आगे रहेगा क्योंकि इंडिया ईस्टर्न कंट्री है। तो यहाँ पे क्या दिया है? 10 AM to 5 PM। तो 10 AM के टाइम पे जब ब्राजील में 10 AM बजे होंगे तो इंडिया में कितना बजा होगा? उसमें 8.30 को ऐड करो, 10 + 8.30, तो कैसे होगा? 11, 12, 12 के बाद फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6:30। तो 6:30 क्या? PM। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 6:30 PM। ठीक है, और अभी ऑफिस टाइमिंग का एंडिंग क्या दिया है ब्राजील में? 5 PM। तो 5 PM में फिर से हम लोग को 8.30 आवर्स ऐड करने होंगे। तो कैसे करेंगे? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 के बाद फिर से 1 और आधा, मतलब 1.5। तो 1.30 AM, अभी AM हो जाएगा, रात के 1:30 बजे। लेकिन नेक्स्ट डे, हाँ, एक डे आगे चला जाएगा, 1:30 AM। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब अगर ब्राजील में ऑफिस टाइम दिया गया है 10 AM to 5 PM, तो इंडिया में वो ऑफिस टाइम कितना हो जाएगा? ब्राजील के टाइम पे इंडिया में कितने बजे होंगे? 6:30 PM, शाम के 6:30 PM, उधर से लेके रात के 1:30 बजे। समझ में आया ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया? समझ में आया सबको? एवरीवन अंडरस्टूड क्या कैलकुलेट किया? कि मैं एक्सप्लेन करूँ फिर से शॉर्ट में? Yes, sir. ओके, देखो मैंने क्या कैलकुलेट किया। आपको यहाँ पे बोला है ब्राजील का जो ऑफिस टाइम है वो 10 AM से लेके 5 PM है। तो इंडिया में वो टाइम कभी होगा? ठीक है, इंडिया में करस्पॉन्डिंग टाइमिंग क्या होगा? तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए ये देखना है कि ब्राजील और इंडिया के टाइम पे डिफरेंस कितना है। मतलब अभी, राइट, अभी 5 बजे, ऑलमोस्ट 5 बजे। तो ब्राजील में सेम टाइम पे, यही वक्त पे कितना बजा होगा? सेम टाइम होगा क्या? नहीं, अलग टाइम होगा। तो वैसे ही हम लोग को देखना है कि जब ब्राजील में 10 AM होंगे और 5 PM होंगे तो ब्राजील में क्या टाइम होगा। मैं फिर से एक बार क्लियर कर रहा हूँ सब। मैंने आपको बताया कि ब्राजील और इंडिया के टाइम के बीच में 8.30 आवर्स का डिफरेंस होता है। क्यों 8.30? क्योंकि ब्राजील का ऑफिशियल टाइम है -3 और इंडिया का ऑफिशियल टाइम है +5.30। तो इनका डिफरेंस कितना होगा? 8.30, मतलब 8 घंटा 30 मिनट, राइट। तो अगर ब्राजील में सुबह के 10 बजे 10 AM, तो इंडिया में सेम टाइम पे कितने बजे होंगे? हम लोग को उसके लिए 8.30 को ऐड करना पड़ेगा। तो आंसर आया था 6.30, 6:30 PM। PM, हाँ, शाम के 6:30 बजे। और 5 PM का जो टाइम है वहां पे इंडिया में कितना टाइम होगा? तो इधर भी हम लोग को 8.5 घंटा ऐड करना पड़ेगा। ऐड करेंगे शाम के 5 बजने के बाद 8.5 घंटे अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना टाइम आएगा? 1.30, लेकिन रात के 1:30 बजे। ये कितना आएगा? AM। और ऊपर का कितना आएगा? PM। अभी समझ में आया कि ब्राजील में अगर 10 AM में ऑफिस स्टार्ट होता है तो इंडिया में वो टाइम पे कितने बजे होंगे? 6:30 PM। ब्राजील में अगर 5 PM को ऑफिस एंड होता है तो वही सेम टाइम पे इंडिया में कितना टाइम हुआ होगा? रात के 1:30 बजे। समझ में आया अभी? एवरीवन समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. देखो अभी यहाँ पे देखो, आपको पूछा कि दिल्ली में 12 नून टाइम है, 12 बजे दोपहर के। तो ब्राजील में सेम टाइम पे कितना टाइम होगा? तो इसके लिए भी सेम कैलकुलेशन करना है हमें। कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंडिया में, दिल्ली में अगर 12 बजे है तो ब्राजीलिया का ऑफिशियल टाइम मैंने क्या बोला? -3। और मैंने ये भी बोला इंडिया और ब्राजील के टाइम के बीच में 8.5 घंटे का डिफरेंस है। इंडिया के टाइम में हम लोग ने क्या किया? 8.5 घंटा ऐड किया था, लेकिन अभी हम लोग को ब्राजील का आंसर निकालना है तो हम लोग को 8.5 घंटे माइनस करने पड़ेंगे। तो अगर दिल्ली में
दोपहर के 12 बजे, तो 8.5 घंटा पीछे जाओ 11, सुबह के 11, 10, 9, 8 ऐसे करके पीछे जाओगे तो आंसर क्या आएगा 12 में से 8 घंटा निकाल दो, 12 और आधा घंटा निकाल दो 1.5, तो कितना आएगा आंसर 1:30 AM। रात के 1:30 बजे होंगे ब्राजील में वही टाइम पे, लेकिन ये जो 1:30 AM है और 12 नून है, उनके बीच का डिफरेंस अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 8:30 ही आएगा, 8:30 आवर्स डिफरेंस आएगा। तो समझ में आ रहा है, इंडिया का दिया है और ब्राजील का पूछा है तो 8.5 घंटा माइनस कर दो, और ब्राजील का दिया है और इंडिया का पूछा है तो 8.5 घंटा ऐड कर दो, ठीक है, सिंपल। On which basis will you decide how many standard time should be there in the country? This is not important. Arjun called his mother from Digboi at 7 AM. At what local time? यहाँ पे local को बोल्ड किया गया। Local time will his mother pick up the call at जैसलमेर? तो यहाँ पे हम लोग को क्या पूछा गया है, इंडिया का मैप देखते हैं एक बार। आपको यहाँ पूछा गया कि दिग्बोई मैंने आपको बताया था आसाम में, यहाँ पे दिग्बोई, वहां पे 7 बजे अरुण ने अपनी मम्मी को फोन किया। कहाँ पे रहती है वो, जैसलमेर, जो कि यहाँ पे वेस्टर्न साइड में, राइट, जैसलमेर सपोज यहाँ पे वेस्टर्न साइड में। तो 7 बजे अगर अरुण ने अपनी मम्मी को कॉल किया तो यहाँ पे जैसलमेर में क्या टाइम होगा। पहली बात तो देखो, इंडिया में एक ही टाइम माना जाता है स्टैंडर्ड टाइम, हम लोग ने देखा था, जो इंडिया के बीच में से लॉन्गिट्यूड जाता है 82.30 का प्लस 5.30 का, उसको हम लोग क्या मानते हैं, स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं। इसके लिए इंडिया में हर एक जगह पे टाइम सेम होता है, जैसे कि मेरे यहाँ पे अभी 5 बज रहे, अगर मेरा कोई फ्रेंड आसाम में, उसको भी यही दिखाएगा कि उसके यहाँ पे 5 बज रहे, तो हर एक जगह पे टाइम सेम होता है। लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बताया, हर एक डिग्री के बाद 4 मिनट का डिफरेंस आता है। तो वैसे आपको कैलकुलेट करने को पूछा है कि अगर दिग्बोई में 7 बजे है तो जैसलमेर में लोकल टाइम क्या होगा, स्टैंडर्ड टाइम नहीं पूछा है, लोकल टाइम क्या होगा, इसके लिए लोकल को बोल किया था। तो हम लोग ने ऑलरेडी देखा है कि इंडिया के ईस्ट और वेस्ट के जो पॉइंट्स है उनके बीच में कितना डिफरेंस होता है, 116 मिनट, मतलब अराउंड 2 घंटे का डिफरेंस होता है। तो मैं 2 घंटा यहाँ पे मान रहा हूँ। तो ये वाला पॉइंट कहाँ पे है, कौन से डायरेक्शन में, वेस्टर्न डायरेक्शन में। और मैंने बोला था वेस्टर्न डायरेक्शन हमेशा टाइम में कैसी होती है, पीछे होती है। मतलब अगर यहाँ पे 7 AM है, सुबह के 7 बजे, तो यहाँ पे कितने बजे होने चाहिए, सुबह के 5 बजे होने चाहिए, ठीक है, 5 PM। लेकिन अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो स्टैंडर्ड टाइम होगा, ये सेम टाइम पे इंडिया में जो स्टैंडर्ड टाइम होगा वो 6 PM होगा, सॉरी 6 AM होगा। यहाँ पे मैंने PM लिख दिया, AM, 6 AM स्टैंडर्ड टाइम होगा। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम जो है वो हम लोग इंडिया का सेंट्रल जो टाइम है, सेंट्रल लाइन जो इंडिया से पास हो रही है, उसको स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं। लोकल टाइम हर एक जगह पे अलग होता है। दिग्बोई में 7 बजे फोन किया था तो वही सेम टाइम पे जैसलमेर में सुबह के 5 बजे होंगे अराउंड, लेकिन इंडिया में स्टैंडर्ड टाइम वो टाइम पे 6 बजे होंगे। समझ में आया ये। सिमिलर क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी दिया गया, वो बाद में देखते हैं। यहाँ पे राइट एंड रॉन्ग, फ्यूचर ऑफ टूरिज्म इज ब्राइट इन इंडिया, राइट, टूरिज्म इज एन इनविजिबल ट्रेड, ये भी राइट है। द इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट इज इन अ कंट्री इज डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द कंट्री, ये भी राइट है, डेवलपमेंट ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड होता है। ब्राजील टाइम इज अहेड ऑफ इंडिया टाइम, ये रॉन्ग है, ब्राजील पीछे है, वेस्टर्न कंट्री है। डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन इंडिया हैज बिगन रिसेंटली, तो ये भी आप राइट बोल सकते हो कि 2010 से टूरिज्म का डेवलपमेंट बढ़ रहा है। नाउ विच फैक्टर अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट इन ब्राजील, ये पढ़ा है हम लोग ने। व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे सिस्टम इन ब्राजील, ये भी पढ़ा हम लोग ने, बिकॉज ऑफ अमेजोन, पंतानाल, ये सब जगहों की वजह से। विच मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एक्सपीडेट द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन के कौन कौन से मोड्स है हम लोग ने देखा था, टेलीफोन्स, मोबाइल्स, इंटरनेट, सैटेलाइट्स, उसके बारे में यहाँ पे लिखना। मैच द फॉलोइंग्स। ट्रांस अमेजोनिया जो है वो ब्राजील का एक मेजर हाईवे है। देखते हैं हम लोग आगे। रोड ट्रांसपोर्ट यहाँ पे पूछा है, रियो डी जनेरो एंड मनमाड पूछा आपको, तो उसको आपको अलग अलग ये करना है, मैच द फॉलोइंग करना है। तो रियो डी जनेरो जो है वो टूरिस्ट प्लेस, रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो गोल्डन हाईवे, ट्रांस अमेजोनियन जो है वो ब्राजील का मेजर हाईवे, और मनमाड जो है वो रेलवे स्टेशन इन इंडिया। तो ये एक्स्ट्रा में देख लो, ठीक है।
नाउ गिव रीजन, इको टूरिज्म डेवलप क्यों है ब्राजील में वो बताना है, वाटरवेज क्यों डेवलप नहीं है वो बताना है, बिकॉज ऑफ अमेजोन, यहाँ पे इको टूरिज्म भी अमेजोन और अलग अलग एनिमल्स है ब्राजील में, प्लांट्स है उसके वजह से। डेंस नेटवर्क ऑफ रेलवेज हैज डेवलप्ड इन नदर्न नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो आपको पूरे गिव रीजन में लिखना है। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट इज एन इम्पोर्टेंट फॉर कंट्रीज प्रोग्रेस, जितना अच्छा डेवलपमेंट ट्रांसपोर्टेशन का होगा उतना ज़्यादा ट्रेड कर पाएंगे हम लोग, तो इसके लिए कंट्री डेवलप होते जाती है ट्रांसपोर्टेशन के साथ। वी रिलाई ऑन द सी रूट फॉर इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट, क्यों, क्योंकि सी रूट जो है वो चीप होता है और हर एक कंट्री जो है वो सी रूट से कनेक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया से ब्राज़ील जाना है तो आप सी से जा सकते हो, रोड से नहीं जा सकते, इसके लिए इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो सी से होता है। डिफ्रेंशिएट वाटर ट्रांसपोर्ट इन द अमेजोन एंड वाटर ट्रांसपोर्ट इन गंगा, तो गंगा में वाटर ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होता है, अमेजोन में कम होता है। गंगा में पब्लिक के लिए भी होता है, अमेजोन में कमर्शियल बेसिस पे ज़्यादा होता है। कम्युनिकेशन इन इंडिया एंड ब्राज़ील और IST एंड BRT, उसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। कम्युनिकेशन हम लोग ने देखा है ब्राज़ील में इंटरनेट मोबाइल के यूजर्स ज़्यादा है, इंडिया में भी ज़्यादा है। कम्युनिकेशन में सैटेलाइट जो है ब्राज़ील में ज़्यादा डेवलप नहीं है, इंडिया में डेवलप्ड है। ये सब पॉइंट्स लिख सकते हो। IST में क्या लिखोगे, IST इज +5.30, BRT इज -3, IST is ahead of Greenwich Meridian. Brazilian Standard Time is ahead नहीं है, वो पीछे है, इट इज बिहाइंड GMT। तो ये सब पॉइंट्स आप लिख सकते हो। नोट्स लिखने आपको कम्युनिकेशन पे, इंडिया के एयर ट्रांसपोर्ट पे। एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में बुक में ज़्यादा नहीं दिया गया, तो डाइजेस्ट आपको रिफर करना पड़ेगा। को रिलेशन बिटवीन फिजियोग्राफिक एंड इंटरनल वाटरवेज, तो इसके बारे में भी डाइजेस्ट में आपको रेफर करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, तो स्टैंडर्ड टाइम का इंपॉर्टेंस क्या होता है, अलग अलग जगह पे हर डिग्री में 4 मिनट्स का डिफरेंस होता है, तो इसके लिए हर एक जगह पे अलग टाइम होता है। लेकिन अगर हम लोग किसी भी कंट्री में एक ही टाइम को स्टैंडर्ड टाइम रखेंगे तो कंट्री के हर एक लोगों के लिए एक ही टाइम हम लोग बोल सकते हैं कि हर एक जगह पे टाइम क्या है, सिमिलर है, इसके लिए स्टैंडर्ड टाइम इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो यहाँ पे अगेन आपको कैलकुलेट करने को बोला है, इसको कैलकुलेट करके हम लोग एंड करेंगे। अ प्लेन लीव्स ब्राजीलिया एट 11 AM ऑन 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को 11 एट मॉर्निंग को ब्राजील से एक प्लेन जो है वो छूट गया। द प्लेन क्रॉसेस 0 डिग्री मेरिडियन, यहाँ पे 0 डिग्री मेरिडियन है उसको क्रॉस कर लिया है, दिस वन, एंड रीचेस व्लादिवोस्टोक जो कि रशिया में, via New Delhi. Tell the local time, date and day at New Delhi, Vladivostok when plane leaves Brasilia. यहाँ पे बोला गया ब्राजीलिया से 31 दिसंबर को 11 बजे प्लेन ने क्या किया है, प्लेन छूट गया है, तो सेम टाइम पे न्यू दिल्ली में क्या टाइम होगा और व्लादिवोस्टोक में क्या टाइम होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ पे इंडिया और ब्राजील का अगर कैलकुलेट करना है तो मैंने सिंपली बोला था 8.5 घंटा क्या करो, ऐड कर दो। 8.5 घंटा ऐड करोगे, 11 बजे में 8.5 घंटा ऐड, तो कितना टाइम आएगा, 7:30 PM। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिल्ली में 7:30 PM, क्यों, क्योंकि मैंने सिंपली बोला था 8.5 घंटा ऐड करना है। ठीक है, अभी व्लादिवोस्टोक का अगर टाइम कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे देखो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पे 90 दिया गया है, यहाँ पे 150 दिया गया है, तो दोनों में डिफरेंस कितना है, 60 डिग्री। 60 डिग्रीज का अगर डिफरेंस है तो मैंने आपको बोला था 1 डिग्री के लिए 4 मिनट, तो 60 डिग्री के लिए कितने होंगे, ये याद रखना हमेशा, 1 डिग्री के लिए 4 मिनट, तो 60 डिग्री के लिए 6 × 4 24, सो 240 मिनट्स, राइट। 60 डिग्री के लिए कितने मिनट, 240 मिनट, तो 240 मिनट्स को ऐड करना है 7:30 PM में। 240 मिनट्स मतलब कितने घंटे, 4 घंटे। कितने घंटे, 4 घंटे। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, राइट, तो 4 घंटे, तो 7:30 में 4 घंटे ऐड करो और कितना आएगा, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, तो यहाँ पे कितने होंगे, 11:30, 11:30 PM, हाँ, शाम के, तो PM लिख रहा हूँ। समझ में आया कैसे कैलकुलेट किया मैंने। ब्राजील से इंडिया कैलकुलेट करते समय मैंने सिंपली 8.30 आवर्स ऐड कर दिए, और व्लादिवोस्टोक के लिए ऐड करने के लिए मैंने क्या किया, कैलकुलेट किया कि कितना डिफरेंस है 60 डिग्री का,
मुझे पता है 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस होता है, तो 60 डिग्री में 240 मिनट्स का डिफरेंस होगा, मतलब कितना डिफरेंस, 4 घंटे का। तो मैंने उसमें 4 घंटा ऐड कर दिया। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? समझ में आया ये सब? कैसे मैंने ऐड किया, टाइम को समझ में आया एवरीवन? Yes. ओके, सो वी विल स्टॉप हियर। अभी हम